नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 26 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 26 का जो पहला क्वेश्चन है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह पुस्तक किसने लिखी। तो अगर बात करें मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये पुस्तक और निबंध जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, सरदार भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, सरदार भगत सिंह ने लिखा मैं नास्तिक क्यों हूँ। अच्छा, इन्होंने कहाँ लिखा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो भगत सिंह के द्वारा मैं नास्तिक क्यों हूँ निबंध जो है वो लाहौर के सेंट्रल जेल में लिखा गया, इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, बाद में ये पब्लिश होता है जब इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है 1931। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सरदार भगत सिंह है इनको फांसी कब हुई। तो इनको जो फांसी हुई थी वो राजगुरु और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को हुई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो अगर बात करें अनहैप्पी इंडिया पुस्तक की, तो इसको लिखा है लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि विदर इंडिया किसकी बुक है। तो अगर बात करें विदर इंडिया की, तो विदर इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछ चुका है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी है एनी बेसेंट। किसने लिखी है? एनी बेसेंट। अगर आप भी एसपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो घर आके भी बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हो। साथ में आपको इस बैच के साथ मिल रहे हैं फ्री हैंड रिटन नोट्स, जिससे हज़ारों बच्चे अपने एसपीटेट को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। परीक्षा में बहुत सारी किताबें पूछी जाती है, जैसे कि आपका प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मेरे भाई बहनों, अगर प्रिंसिपिया की बात करें तो इस पुस्तक को न्यूटन के द्वारा, और इसी पुस्तक में उन्होंने, ये वही न्यूटन है जिसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बताया गया था। अच्छा, एक पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो टेट परीक्षाओं में अब पूछी जा रही है। इस पुस्तक का नाम है भारत भारती। अच्छा, भारत भारती अगर पुस्तक की बात करूं तो भारत भारती जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो भारत भारती पुस्तक की अगर मैं बात करता हूं तो ये लिखी है मैथिली शरण गुप्त। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भारत भारती किसकी किताब है, तो बोलेंगे मैथिली शरण गुप्त की है। इस बात को आपने याद रखना है। टेट परीक्षाओं में आपका यहाँ पे सरदार खुशवंत सिंह की किताबें भी पूछी जा रही है। अगर बात करें खुशवंत सिंह की, तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, एक वो थी ए ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? ए ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ये लिखी है सरदार खुशवंत सिंह। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, एक किताब और कर लेते हैं। उस किताब का नाम आपको पता होना चाहिए। ये किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार टेट परीक्षाओं में ये पूछी जा रही है। तो ये इस किताब का नाम है डिवाइन लाइफ। अगर बात करें डिवाइन लाइफ पुस्तक की, तो डिवाइन लाइफ पुस्तक, लाइफ डिवाइन, सॉरी, कौन सी है? एक है लाइफ डिवाइन, एक है डिवाइन लाइफ। तो पहले करते हैं लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है वो लिखी है अरविंद घोष। किसने लिखी है? अरविंद घोष। तो अरविंद घोष के द्वारा पुस्तक लिखी है लाइफ डिवाइन। और अगर बात करें डिवाइन लाइफ की, तो डिवाइन लिखी है शिवानंद। किसने लिखी है? शिवानंद। तो दो किताबें हैं, एक तो है डिवाइन लाइफ, वो लिखी है शिवानंद ने। लेकिन अगर लाइफ डिवाइन आ रहा है ना आपको, तो लिखिए अरविंद घोष। और अरविंद घोष ने ये किताब और लिखी है एशेज ऑन गीता। तो ये सारी किताबें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ऑन ईयर। तो भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एक एक बात मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ। आज हम अप्रैल मंथ को ही देखते हैं कि अप्रैल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे जो परीक्षाओं में आते हैं वो पूछे जाते हैं। तो एक तो 7 अप्रैल हो गया। 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी बहुत बार पूछता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन आप ये बताइए कि जो आपका 6 अप्रैल को है वो क्या मनाया जाता है। तो अगर बात करें 6 अप्रैल की, तो 6 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। भाई आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत
में समानता दिवस कब मनाया जाता है? समानता दिवस या फिर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पे भारत में समानता दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका यूनेस्को डे, जिसको विश्व विरासत स्थल दिवस भी कहा जाता है, जिसको आप नॉर्मल भाषा में यूनेस्को डे कहते हैं। तो यूनेस्को डे जो मनाया जाता है ना, वो मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल। ये भी आपको डिटेल से मेरे भाई बहनों याद रखना है कि 18 अप्रैल को यूनेस्को डे मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस की अगर बात करें मेरे भाई बहनों, तो याद रखना है विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि जो आपका राष्ट्रीय पंचायती राज, नेशनल जो पंचायती राज डे है ना, वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। भाई अप्रैल से अगर क्वेश्चन आता है तो गलती नहीं करेंगे, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। विश्व मलेरिया दिवस, ये भी आपका 25 अप्रैल को होता है। 24 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 को विश्व मलेरिया दिवस, ये बात आपको याद रखना है। आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, ये 30 अप्रैल। कब होता है? 30 अप्रैल। और विश्व बौद्धिक संपदा, ये टेट में आया है सीधा क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट डे है ना, इनको कॉपी में लिख लेना है। जितने भी मैंने बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको कोई सा क्वेश्चन भी टेट परीक्षाओं में सीधा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है आराम हराम है, यह नारा किसने दिया? तो अगर बात करें आराम हराम है, ये नारा जो भारत में दिया गया था, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कौन सा नारा दिया? तो इनके द्वारा नारा दिया गया था आराम हराम है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इनके द्वारा एक नारा और दिया गया था, दूसरा नारा इनके द्वारा दिया गया था हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। क्या था? हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। तो ये भी आपको याद रखना है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज नारा किसने दिया? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जो नारा है वो भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही दिया गया था। तो दोनों नारे आराम हराम है और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था। भाई ऑप्शन में महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने भी कोई नारे दिए होंगे? जी जरूर दिए हैं, और परीक्षाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर बात करें आपके किसके, महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने नारा दिया करो या मरो, ये आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, करो या मरो भी नारा इन्होंने दिया। इनके द्वारा एक नारा दिया मरते मरते, जब इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 को, तो इन्होंने नारा दिया हे राम। इन्होंने क्या बोला? हे राम। तो हे राम का नारा भी किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। फिर टेट परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो का जो नारा है वो भी आपके महात्मा गांधी। तो 3 नारे दिए, हे राम, भारत छोड़ो और आपका करो या मरो। तो ये तीनों नारे महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर एक बात आपको याद रखनी है, हर एक बात परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, नाम दिया है सुभाष चंद्र बोस। भाई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट से नारे दिए जाते हैं, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? ये भी आपकी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया जय हिंद। तो जय हिंद का नारा भी किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। बहुत बार परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो, ये सारे नारे किसने दिए? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद, ये तीनों नारे जो दिए थे वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना, और हर एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हर एक बात यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इन सभी बातों को याद रखें। अच्छा, कुछ और नारे जो कि टेट परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एक नारा है वेदों की ओर लौटो। भाई सीधा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आता है बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो। जो स्लोगन दिया था वेदों की ओर लौटो वो किसने दिया? तो स्लोगन दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, एक नारा है, एक स्लोगन है मारो फिरंगी को। तो मारो फिरंगी को ये स्लोगन किसने दिया? ये नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगी को जो नारा दिया वो मंगल पांडे। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। एक बहुत ज़्यादा है जो बार बार टेट परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, संपूर्ण क्रांति। हो सकता है इस बार की जो टेट परीक्षा हो आपका रेवोल्यूशन जो है ये
टोटल रेवोल्यूशन का नारा, जिसको आप संपूर्ण क्रांति कहते हैं, ये दिया था जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछा जाता है कि इनको भारत का क्या कहते हैं, भारत का लोकनायक। तो ये क्वेश्चन भी टेट में आ सकता है कि भारत का लोकनायक किसे कहा जाता है, तो भारत का लोकनायक कहते हैं आपका जयप्रकाश नारायण को। और इन्होंने नारा दिया था आपका, कौन सा नारा दिया था, आपने याद रखना है, इनके द्वारा नारा किया था टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। अच्छा, एक नारा है जय जगत। भाई जय जगत नारा किसने दिया, तो जय जगत नारा दिया विनोबा भावे। किसने दिया, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ने नारा दिया था जय जगत। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, एक नारा और कर लेते हैं क्योंकि फिर इसके बाद करेंगे। अच्छा, नारा है आपका स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा जो दिया गया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। तो अगर बात करें ओजोन परत की, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो वायुमंडल में कहाँ पे आपकी ओजोन परत, कभी क्वेश्चन ये भी आता है, तो ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। और अभी आज जो है वो आपके कितने सितंबर है, आज आपके है 18 सितंबर। तो 18 सितंबर को ही, 16 सितंबर को आपको पता होना चाहिए कि 16 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, ओजोन डे मनाया जाता है। अच्छा, आप बोलेंगे कि ओजोन डे आपका क्यों 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि एक मॉनिट्रियल सम्मेलन हुआ था। और मॉनिट्रियल सम्मेलन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 16 सितंबर, याद रखना है कि ओजोन डे 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, तो मॉनिट्रियल सम्मेलन के कारण। ये मॉनिट्रियल सम्मेलन ओजोन परत को बचाने के लिए यहाँ पे बात की गई थी। इस सम्मेलन में जो हस्ताक्षर है वो 16 सितंबर 1987 को हुए थे। मॉनिट्रियल सम्मेलन आपको याद रखना है, इसी दिन आपका ओजोन परत मनाई जाती है। ओजोन डे भी मनाया जाता है अब 16 सितंबर को, क्योंकि यहाँ पे आपको याद रखना है कि 16 सितंबर 1985 को एक मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, एक समझौता हुआ था। कब हुआ था, 16 सितंबर 1987। और कहाँ पड़ता है मॉनिट्रियल, ये पड़ता है कनाडा देश में। ये मॉनिट्रियल सम्मेलन कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है, इसका काम क्या है। तो सीधा बहुत बार टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट जो रेंजेज है, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं जिससे हमें कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, इससे हमें कौन बचाती है, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमें बचाती है ओजोन परत। ये बात आपको याद रखनी है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि ओजोन परत की मोटाई को किस में नापा जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में, किस में मापा जाता है, ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये भी आप समझ गए, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अगर बात करें आपके वायुमंडल की, वायुमंडल में है 5 परतें। वायुमंडल की सबसे निचली परत, मैं थोड़े से यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ही बताऊंगा। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल सबसे निचली है। फिर बोलेगा सबसे बाहरी मंडल कौन सी है, तो बहुत आसान है, वायुमंडल, इसको एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है। सारी मौसमी घटनाएं कहाँ पे होती है, भाई याद रखना है, वायुमंडल में सारी मौसमी घटनाएं आपके क्षोभमंडल में होती है। चाहे बादल बन रहे, बिजली कड़क रही है, कुछ भी घटना होती है वो क्षोभमंडल में होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संवहन मंडल, संवहन मंडल अंग्रेजी में बोले कन्वेंशनल लेयर। तो कन्वेंशनल जो आपका जोन है वो वायुमंडल के किस परत को कहा जाता है, तो संवहन मंडल भी आपके क्षोभ मंडल को ही कहा जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कभी कि जो आपका ऐसा कौन सा मंडल है वायुमंडल का जहां पर तापमान लगभग समान रहता है, तो वो आपका समताप मंडल है। फिर क्वेश्चन वायुमंडल से ये भी बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि वायुमंडल की चौथी परत कौन सी है, तो वो है आपकी आयन मंडल। और आयन मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। तो वायुमंडल की वो परत, वो लेयर जहाँ पे रेडियो वाइब्स रिफ्लेक्टेड होगी, रेडियो तरंगें परावर्तित होगी, तो वो है आपका आइनोस्फीयर, आयन मंडल। तो याद रखना ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। और संचार उपग्रह जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो भी यहीं पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इजी और बेहतरीन क्वेश्चन, शायद दूसरी बार मैं इसको रिपीट करा रहा हूँ कि चिपकू आंदोलन किसके विरुद्ध था। इस बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है कि चिपकू आंदोलन
हुआ तो कहाँ पे था वो मैं बता चुका हूँ कब हुआ था, ये मैं पिछली कुछ वीडियोज़ में। लेकिन इस बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चिपको आंदोलन किसके विरोध था भाई? तो चिपको आंदोलन आपका वनों की कटाई, आपका जो डिफॉरेस्टेशन था उसके विरोध था। ये कहाँ पर हुआ था? तो है तो वर्तमान में तो पड़ता है ये चिपको आंदोलन जो हुआ था वो वर्तमान में तो उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन पहले उत्तराखंड नहीं होता था। उत्तराखंड तो बाद में राज्य बना। तो पहले जो है ये उत्तर प्रदेश में एक जगह था चमोली, जो कि आज की डेट में उत्तराखंड में है। तो ये जो चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुआ था। और कहाँ पे? चमोली ज़िले के रैनी गांव में। तो चमोली ज़िले में एक रैनी गांव है और इसी रैनी गांव में आपका चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, कब हुआ था? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो बोलेंगे 1973 में सर हुआ था। इसका नेतृत्व, इसका जो लीडरशिप है, इसके कौन कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। गांव, जिला, हर एक बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर जाके अब क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है। और सोशल स्टडीज़ के ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको परीक्षाओं के लिए सीधे सीधे काम आने वाले हैं। भाई आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्य है, अगर मैं मुख्य की बात करूँ तो आपका सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जोड़ते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये प्रमुख नेतृत्व थे आपके इस आंदोलन के। और चंडी प्रसाद भट्ट, तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, और महिला कौन थी? जो मुख्य महिला थी वो थी आपकी गौरा देवी। क्या नाम था इनका? गौरा देवी। तो गौरा देवी का नाम भी आपको याद रखना है। गौरा देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था? जो रैनी गांव की महिलाएं हैं उनका नेतृत्व किया था और पेड़ों से चिपक गई थी ये। इन्होंने बोला वहाँ के जो स्थानीय ठेकेदार है कि आप पेड़ नहीं काट सकते। तो ये इन्होंने जो है किया। 3 व्यक्ति के नाम मैंने लिए। 1973 में ये चिपको आंदोलन चमोली गांव उत्तराखंड से हुआ था, उस समय ये उत्तर प्रदेश में था। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी क्या है? स्थानीय ठेकेदारों को वनों की कटाई से ये रोक रहे थे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे परीक्षाओं के लिए, निम्नलिखित में से कौन 3R पर्यावरण अनुकूल से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन ही एसएसटी में पूछे जाते हैं, यही रूपरेखा वहाँ पे रहती है। क्वेश्चन टफ आने वाले हैं, आप अच्छे से इनको जो है वो क्लियर करके जाइए। तो 3R के नाम से जो हमारा पर्यावरण में जाना जाता है वो जाना जाता है आपका रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल, है ना। तो 3R के नाम से जाना जाता है। रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग, मतलब कि कम उपयोग करना, मतलब कि जो संसाधन, जितने भी हमारे संसाधन हैं उन मतलब उनको क्या करना, उनकी खपत को कम करना ताकि कचरा कम उत्पन्न हो सके। और दूसरा है रीयूज। रीयूज का मतलब है कि पुनः उपयोग करना, कि दोबारा भाई जो चीज़ है उसको दोबारा यूज़ करना है, क्योंकि एक बार कि मतलब भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उसका उपयोग करना, जितना हम उसको फेंकते हैं उतना उसको क्या है हम दोबारा यूज़ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तीसरा है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है पुनर्चक्रण, मतलब कि जो आपकी प्रयुक्त वस्तु है उनको नए उत्पादों में, मतलब कि जो वस्तुएं मार्केट में आएगी उनमें ही उनको दोबारा से ले आना। तो मतलब चीज़ का क्या हो रहा है, पहले तो कम उपयोग हो रहा है, फिर उसका दोबारा यूज़ कर रहे हैं और फिर यूज़ करके दोबारा से ही उसको बेचने में जो उत्पाद आ रहे हैं उसमें लाना। तो ये आपके पर्यावरण को बचाने के लिए 3R जो है वो कहे गए हैं, जिसको बोलते हैं रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। इस बात को आपने याद रखना, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण। अच्छा, पर्यावरण की बात हो रही है तो पर्यावरण के लिए जो है वो भारतीय सरकार के द्वारा एक संरक्षण अधिनियम, तो सीधा क्वेश्चन आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट कब आया? तो ये आता है 1986। आप बोलेंगे सर पूरा एग्जैक्ट जब जरा बता दीजिए, तो एग्जैक्ट आता है 19 नवंबर 1986। तो 19 नवंबर 1986 को ये एग्जैक्ट आता है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्यों लाया गया था? तो जब भारत में एक गैस त्रासदी होती, बहुत इंपॉर्टेंट गैस त्रासदी हुई थी, टेट परीक्षा में बहुत बार आती है। तो 2-3 दिसंबर की बात है मेरे भाई बहनों, 2-3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक भोपाल गैस त्रासदी होती है। सीधा क्वेश्चन आता है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी 2 और 3 दिसंबर की रात को, 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। और उस कंपनी का नाम क्या था? तो उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। तो यूनियन कार्बाइड लिमिटेड एक फैक्ट्री थी, वहाँ पर जो है वो क्या हुआ था, एक गैस का रिसाव हुआ था। किस गैस का? तो ये भी पूछा गया है। तो भोपाल गैस त्रासदी में जो यूनाइट कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो फैक्ट्री थी, यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है, जिससे हजारों लोग यहाँ पे मारे जाते हैं और ये दुनिया की सबसे खतरनाक आपदाओं में से एक था। तो ये बात आपको याद रखना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का 48 का ए ये पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। ये राज्य को एक महत्वपूर्ण निर्देश देता है कि वो राज्य की पर्यावरण की रक्षा करे, सुधार करे और
वो उसके लिए क्या है आगे आएगा। तो 48 के ए में भी बात की गई है, राज्य के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं पर्यावरण के तहत। इसके अलावा 51 का जो जी है, मौलिक कर्तव्य है ना इसमें 51 के ए बी सी डी, तो 51 का ए का जो जी है, तो 51 का जो ए का जो जी होगा, 51 के ए में क्या है मौलिक कर्तव्य, और 51 के ए के जी में 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए। और जी में ये बोला गया है कि जो आपका प्रत्येक नागरिक है उसका मौलिक कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन हो गया, झीलें होगी, नदियाँ होगी, इसमें क्या है उसकी रक्षा करे, उसका सुधार करे। तो ये बोला गया है आपके 51 के ए के जी में। तो आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन है, हर एक बात आपको याद रखनी है। मेरे भाई बहनों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरी किस तरह के वन की प्रजाति है? तो सुंदरी एक वृक्ष है, मैंने आपको बहुत बार पहले भी बोला है, सुंदरी एक मैंग्रोव वृक्ष है। और अगर मैं बात करता हूँ मैंग्रोव वन, तो दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं ना, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में। फिर क्वेश्चन आपसे टेट परीक्षा में ये बहुत बार पूछा जाएगा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सुंदरवन डेल्टा है वो कहाँ पर है। तो अगर बात करें सुंदरवन डेल्टा की, तो ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इस बात को आप डिटेल से याद रखिएगा। यहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे अगर मैं कहूँ तो मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सुंदरवन डेल्टा कैसे बनता है? तो दो नदियाँ आती है, एक ब्रह्मपुत्र, एक आती है आपकी गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र, या बोले आप ये भी बोल सकते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, या यहाँ पे आती है आपकी जमुना और आपकी दूसरी जो हुई पद्मा। तो जमुना और पद्मा मिलकर क्या बनाती है? मेघमा। ठीक है, जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम है और पद्मा गंगा का नाम बांग्लादेश में। तो जमुना और ये जो मिलकर क्या बनाती है? मेघना। और यही मेघना आगे जाकर क्या बनाता है? यही मेघना बनता है और यही बनाता है आगे जाके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, और ये बातें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इन बातों को डिटेल से याद रखें, बेहतरीन तरीके से याद रखें। सुंदरवन डेल्टा को भारत में यूनेस्को साइट कब बनाया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा को भारत की विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको 1987 में घोषित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों फेमस है? तो यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, सबसे बड़ी आबादी, यहाँ पे जो रॉयल बंगाल टाइगर है उनकी सबसे बड़ी आबादी है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इन क्वेश्चन को बहुत डिटेल से याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा ही है, जहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में है, जिसका नाम है रेणुका, रेणुका रामसर साइट। ये हिमाचल की सबसे छोटी रामसर साइट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और भारत में अभी वर्तमान में 91 रामसर साइट हो चुकी है और आपकी 43 यूनेस्को साइट हो चुकी है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। यूनेस्को साइट क्या होती है, रामसर साइट क्या होते हैं, अगली कुछ अपनी वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।